ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीटेट 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपने से प्रयास कीजिएगा और इसे पॉज करके आप उसे सबसे पहले हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? जब आप मानचित्र पे देखेंगे तो आपको बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर जो है वो आपको लगभग, पहला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कि पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं होगा, पश्चिम और पूर्व की ओर भी नहीं होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। जी हाँ, ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ शो होगा। और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, नहीं, ये आपका गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि? जी नहीं। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है? जी नहीं। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है? जी नहीं। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, तब जाके वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से सबसे धीमी होगी? जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला है दिशात्मक कौशल? जी नहीं। चित्रण कौशल? जी हाँ। स्थिति कौशल? जी नहीं। ग्राफिक कौशल? जी नहीं। तो 63वां का जो आंसर होगा वो है आपका चित्रण कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो इसका जो आंसर होगा, पहला है कि NCF 2005। जी नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। NCF 1988? जी नहीं। NCF 2000? जी नहीं। NCF 1975? जी हाँ, इसका आंसर जो होगा वो NCF 1975 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65वां, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वो स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये आपका कथन सही है। मतलब 66वां का जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है? गलत। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं? गलत। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी जीवन रेखा से अलग करता है? गलत। तो मतलब नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं? इस तरह से 66वां का आंसर होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड? जी नहीं। मीथेन? जी नहीं। जलवाष्प? जी नहीं। उपयुक्त सभी? यस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, उपयुक्त सभी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये तीनों। मतलब उत्तर जो आपका सही होगा, है तो आपका सब सही, लेकिन जो उत्तर यहाँ पे अगर जो चारों दिए हुए हैं उसमें से देखा जाए तो ऊपर के तीनों आपको निशान नहीं लगाने हैं, वो आपको चौथा ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए, इसका आंसर हमें जो दिया है उसमें ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं? नहीं, गलत बात है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं? जी बिल्कुल सही, यही आपका आंसर होगा।
ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, गलत। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, गलत। सल्फर डाइऑक्साइड, जी हाँ। सल्फर, गलत। क्लोरीन, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया वो देखते हैं। चोलो राजवंश ने? नहीं। चालुक्य राजवंश में? जी हाँ। काकतीय राजवंश? नहीं। पल्लव राजवंश? नहीं। तो गोलकोंडा किला चालुक्य राजवंश ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। सत्रहवां क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा काकतीय राजवंश। वो आपका काकतीय राजवंश होगा, ना कि जो है चालुक्य राजवंश। ठीक है, आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व गुणे आयतन। तो इस तरह से आपका आ गया 15 × 45। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो होगा 45 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि का मतलब होता है जिसकी कोई दिशा ना हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। वो वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर ना सके वो आपकी क्या होती है? अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? जिसमें से प्रकाश आर से पार नहीं जा सकती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? मतलब चंद्रमा पे अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान अगर 10 केजी है तो पृथ्वी पे आपका वो द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें से जो देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 9.8 है। तो 9.8 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 9.8 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी आंसर शो नहीं कर रहा है, एक्चुअली आंसर उसका 9.8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है, आपको यहाँ पे भरना है कि एक विलेय का विघटन दर किस पे निर्भर करता है। तो जो आपका 75वां है उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सतह क्षेत्र। मतलब एक विलेय का विघटन दर वो आपका सतह क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो जो आपका छठवां का आंसर है, देखिए कक्षा में बहस आयोजित किया जाए। जी बिल्कुल नहीं, बहस से आप नहीं कर सकते। समूह चर्चा से भी नहीं हो सकता। पोस्टर बनवाने से भी कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करें, बिल्कुल सही। आप उन्हें एक पौधा दीजिए और उन्हें जो है कि उसके बारे में सारा चीज़ बताइए और उन्हें लगाने के लिए उत्साहित कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूहों में सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति का कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। देखिए इस 77 का ऑप्शन क्या है देखते हैं। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, गलत। इसने बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है, गलत। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, गलत। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनमें वे पीड़ित थे, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने अपने बच्चों के अनुभव पूछे। जब
उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदगी समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों के सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, ये देखते हैं। देखिए, संज्ञात्मक दृष्टिकोण नहीं, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण नहीं, अन्वेषण दृष्टिकोण, जी हाँ अन्वेषण दृष्टिकोण होगा। मानववादी दृष्टिकोण, जी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और उद्यम संसाधन है क्योंकि यह सत्ता और सुलभ है, जी नहीं। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास गलत या वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, जी नहीं, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन में जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, जी बिल्कुल सही। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक में लिंक करना, जी नहीं। पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण, जी नहीं। पाठ्यचर्चा से बाहर जाना, जी नहीं, बल्कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। 80वां का जो है आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, गलत। रमा और छात्रों के प्रति संवेदनशील है, जी नहीं। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, जी हाँ। परिवार को अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, जी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? देखिए, चित्र पढ़ाना, जी नहीं। फील्ड भ्रमण, जी नहीं। श्यामपट्ट का उपयोग, जी नहीं। आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। मतलब कि निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, वो आपके ये तीनों हैं, चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोगी। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा चौथा, मतलब उपयुक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी, इसमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए, इसमें से आपका जो है कि ये सभी आंसर सही से है, एकीकृत, समावेशी, विषयगत और उपयुक्त सभी, लेकिन आंसर आपका जो है वो चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। देखिए, इसका आंसर जो दिया हुआ है वह है कि यह एक अवैध कार्य है, जी नहीं। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, जी नहीं। इन सब सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने के लिए आवश्यकता है, जी बिल्कुल सही। कि पशुपालन आजीविका के लिए अच्छा स्रोत है, नहीं। तो 84वां का जो आंसर होगा वो है थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, जी नहीं। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है, जी हाँ। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, बिल्कुल नहीं। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद करता है, बिल्कुल नहीं। जो इसका आंसर होगा वो होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो स्कूल बैग का वजन कम है, जी नहीं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में अध्यायों की कम संख्या, जी नहीं। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, जी हाँ, यही आपका आंसर सही होगा। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, जी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, जी नहीं।
कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, जी नहीं। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम करना, जी यही आंसर सही है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, जी नहीं। 27वां का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाला का पूरा रूप क्या है, मतलब बाला का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है। मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका जो है कि ये आंसर नहीं है। अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, नहीं। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, जी हाँ। जो आपका इसका आंसर होगा ये यही होगा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ब्रेल सहायक प्राप्त अधिगम, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, जी नहीं। विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, जी हाँ। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित करता है, जी नहीं। सभी विचारों को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किया जाता है, जी नहीं। तो 19वां का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा दूसरा, मतलब विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक मिथक है, जी नहीं। वैज्ञानिक तथ्य है, जी नहीं। रूढ़िवाद है, जी हाँ। अंधविश्वास, नहीं। इसका जो आंसर होगा वो है रूढ़िबद्ध धारणा। 90 का तीसरा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो है कि आपको पर्यावरण के 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। अगर ये आंसर आपको सही लगे और जो है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।